हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी में यूनिट नंबर 5। फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ा रहा था और उसमें हम लोगों ने चौथी यूनिट पढ़ लिया था, यानी चौथी यूनिट तक आपका सिलेबस कवर हो गया है और सारी वीडियोज़ सीक्वेंस से पढ़ी हुई हैं। उन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। आज हमारा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है 5वीं यूनिट का, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना एंड संगठन और संगठन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपोजिशन क्या है, संगठन क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब होता है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, उनका क्या महत्व है। जैसे ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इन गैसों के बारे में पढ़ते हैं। और भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसी को हम लोग संगठन कहते हैं। संगठन, कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर हो जाता है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। और कैसा मिश्रण? असमांगी, असमांगी मिश्रण है, जो पृथ्वी को चारों ओर से आवृत अथवा ढके हुए हैं। यानी कि जो गैसें हैं वो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं। यह प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण संगठक है। इसमें कुछ समझाना नहीं, जहाँ समझाना होगा वह मैं आपको समझा दूंगा। वायुमंडल के द्वारा जीवमंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैस, ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती। अब यहाँ बात आई है जीवमंडल। तो जीवमंडल उस मंडल को कहते हैं जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिलते हैं, जहाँ पे तीनों मंडल आकर के मिलते हैं। मान लीजिए ये हो गया वायुमंडल, और ये हो गया जलमंडल, और ये हो गया थल मंडल। तो ये जो बीच वाला मंडल है, ये तीन, यहाँ पे तीनों चीज़ें स्थित हैं। जल भी स्थित है, वायु भी स्थित है और स्थल भी स्थित है। तो इसको हम लोग जीवमंडल कहेंगे, क्योंकि जल भी रहेगा, वायु भी रहेगा और ज़मीन, स्थल भी रहेगा, तो वहाँ जीवन संभव होगा। तो इसलिए इसको जीवमंडल कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्र में जीवन संभव होता है। तो यहाँ पर जीवन संभव होगा तो यहाँ पे जीव रहेंगे, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे रहेंगे, पादप। इनके अस्तित्व के लिए गैसें, ऊष्मा और जल की प्राप्ति होती है। कहाँ से? वायुमंडल द्वारा। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संबंध रहता है। अब ऐसे ही हमारी पृथ्वी होती है और इसके चारों तरफ क्या रहता है? गैसों का आवरण। तो गैसों का आवरण पृथ्वी को छोड़कर जाता क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसको अट्रैक्ट करती रहती है, उसको खींचे रहती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संबंध रहता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो वायुमंडल भी पृथ्वी पर ना होता। फिर है वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी का कार्य करता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं, वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है। यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं, ध्यान दीजिए, सूर्य से पृथ्वी की ओर किरणें जब आती हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो यहाँ से जब किरणें आती हैं
सूर्य से पृथ्वी की ओर किरणें आती हैं तो लघु तरंगों के रूप में आती है, यानी छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती हैं, बंडल के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती हैं, तो उनको वायुमंडल आने देता है। यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर वायुमंडल आने देता है, लेकिन जब यही किरणें वापस जाती हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल उनको रोक लेता है, वापस नहीं जाने देता है। पार्थिव, यहाँ देखिए एक शब्द आया है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण का मतलब ये होता है जब पृथ्वी तापमान को छोड़ती है, यानी किरणों को छोड़ती है वापस, क्योंकि दिन में पृथ्वी गर्म होती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, तो उनको वायुमंडल आने देता है, अनुमति देता है कि आप आइए। लेकिन जब रात को पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू होती है और जो ऊष्मा है वो वापस जाती है विकिरण के रूप में, तो उसी को हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव का मतलब जो कुछ पृथ्वी से जुड़ा है उसी को पार्थिव बोलते हैं। तो जब वो वापस जाता है तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है, तो वायुमंडल उसको रोक लेता है और इस तरह पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहता है। अगर सारी किरणें वापस चली जाएं तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, अचानक घट जाएगा, यानी कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगेगी और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सारी किरणें वापस नहीं जा पाती हैं, कुछ चली जाती हैं, बाकी कुछ रुक जाती हैं। वही चीज़ है, वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए, यानी कि सूर्य से आने वाली तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, जबकि पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी का कार्य करता है। इस प्रकार यह विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ये जो प्रक्रिया चलती है, लघु तरंग आता है लेकिन दीर्घ तरंग को पृथ्वी जाने नहीं देती है, पृथ्वी का वायुमंडल जाने नहीं देता। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस जो है ये पृथ्वी का औसत तापमान है, ये बना रहता है। अगर ऐसा ना हो, यानी जो पार्थिव विकिरण है ये भी वापस चला जाए, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बर्फ़ जमने लगेगी और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत, अब यहाँ भी देखिए वायुमंडल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल में एक ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी सौरिक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी उसका अवशोषण कर लेती है तथा धरातल को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। जैसे सूर्य से बहुत प्रकार की किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उन्हीं में से एक किरण होती है पराबैंगनी किरण। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, पराबैंगनी किरण, वो पृथ्वी पर अगर पहुंच जाए पूरी मात्रा में तो वो तमाम प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न कर सकती है, यानी कैंसर वगैरह, कैंसर रोग हो सकता है हम लोग को, चर्म कैंसर। लेकिन होता क्या है, जो बीच में वायुमंडल में जो ओजोन परत पड़ती है वो क्या करती है, उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वापस भेज देती है। इस कारण हम लोग एक प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं पराबैंगनी विकिरण तरंगों से। फिर है, वायुमंडल पृथ्वी के ऊष्मा बजट को संतुलित करता है। ऊष्मा बजट भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ऊष्मा बजट का मतलब यही होता है कि भाई पृथ्वी पर कितनी मात्रा में सूर्य की किरणें आती हैं और पृथ्वी कितनी मात्रा में उनको वापस करती है, तो उसी को ऊष्मा बजट कहते हैं। बजट मतलब क्या होता है, आय और व्यय, लेना और देना। तो ये हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सभी मौसमी एवं जलवायविक प्रक्रिया इसी के द्वारा नियंत्रित एवं प्रभावित एवं संचालित होती है, ऊष्मा बजट के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संघटकों से मिलकर हुआ है। पहला गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरा एरोसॉल। ये 3 ही चीज़ें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। संगठन का मतलब होता है किन किन चीज़ों से वायुमंडल बना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, आर्गन, नियॉन, बहुत सारी गैसें हैं। जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब जो भाप होता है,
जल का गैसीय रूप होता है, उसी को जलवाष्प बोलते हैं। फिर एरोसॉल, एरोसॉल को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एरोसॉल का मतलब कुछ धूल मिट्टी और धातुओं या शीशे के कण होते हैं जो वायुमंडल में रहते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको एरोसॉल बोला जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं गैस की, कि पहला संघटक क्या है? गैस। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। प्रथम स्थायी प्रकार की गैसें जिनका अनुपात वायुमंडल में स्थायी रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। मतलब ये गैसें जितनी मात्रा में हैं उतनी मात्रा इनकी लगभग बनी रहती है, तो इनको स्थायी गैस कहा गया है। जैसे नाइट्रोजन लगभग 18%, ऑक्सीजन लगभग 21% है, तो इनको स्थायी गैस कहा गया है क्योंकि इनकी मात्रा लगभग उतनी ही बनी रहती है। दूसरा प्रकार है अस्थायी गैस। ये परिवर्तनशील होती हैं, परिवर्तनशील यानी अस्थायी प्रकृति की गैसें होती हैं, जिसमें जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन, हीलियम है, जेनॉन, मीथेन इत्यादि। अब इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ सकती है, घट सकती है, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, जेनॉन, मीथेन, ये जितनी भी गैसें हैं इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है वायुमंडल में, इसलिए इनको परिवर्तनशील कहा गया क्योंकि परिवर्तित होती रहती हैं। फिर है वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में, अभी हम परतों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी ऊपरी परतों में यानी कि जो बहिर्मंडल है या समताप मंडल के बाद का जो मंडल है उसमें अनुपात बदलता रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं एवं ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। तो इसको समझिए, यानी कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर आप जाएंगे तो वहाँ तक आप कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को महसूस कर सकते हैं, उसके बाद बहुत कम हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं नगण्य नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये थोड़ी और ऊंचाई तक पाया जाता है, 120 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से 120 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मात्रा कम होती जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए, जैसे वायुमंडल में उपस्थित गैसें एवं उनकी मात्रा कितनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का ये रासायनिक सूत्र है। देखिए इधर गैसों का नाम दिया है, इधर रासायनिक सूत्र और इधर प्रतिशत, यानी वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। नाइट्रोजन जिसको N2 कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है और इसकी मात्रा है 78.08%। पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, इसको भी याद रखना। ऑक्सीजन की बात करें तो इसको O2 बोलते हैं, यानी रासायनिक सूत्र इसका O2 है और इसकी मात्रा 20.95 यानी लगभग 21% हम कह सकते हैं। फिर है तीसरी गैस आर्गन, AR, और फिर इसकी मात्रा है 0.93%, यानी कि इसको लगभग हम 1% मान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर चौथी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 बोलते हैं। 0.038% ही पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही खतरनाक गैस है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में बहुत ही योगदान देती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो CO2 जो है ये चौथी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। अब इतने का क्रम याद रखिएगा, हो सकता है क्रम पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, सबसे कम कौन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नियॉन की बात करें तो इसको यानी से लिखा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है और 0.0018 इतनी इसकी मात्रा है। हीलियम की बात करें तो He 0.0005। क्रिप्टॉन की बात करें तो Kr इसको लिखा जाता है 0.0001, ये इसकी मात्रा है। इसके बाद क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन है, इसका रासायनिक सूत्र Xe है 0.00009 यानी 4 0 दशमलव के बाद 4 0 है। फिर हाइड्रोजन की यहाँ पर आप देख सकते हैं H2
इसको देख लीजिए, 0 फिर 4 0 फिर 5 है, ये इसकी मात्रा है प्रतिशत में। मीथेन की बात करें तो CH4 इसको बोलते हैं, 0.00017। ओजोन की बात करें O3 इसका रासायनिक सूत्र है और इसकी मात्रा यहाँ पे दी हुई है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और इसकी मात्रा दी हुई है। तो ये आप इसमें जो है शुरू के 4-5 याद रखिए, बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नोट मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प एवं मीथेन ये प्रमुख हरित गृह गैसें हैं। हरित गृह गैसें तो ये भी याद रखिएगा। हरित गृह गैसें कौन कौन है इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प, मीथेन। हरित गृह वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती हैं, यानी पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक गैसें जो होती हैं हरित गृह कहते हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ओजोन परिवर्तनीय गैस है। परिवर्तनीय मतलब इनकी मात्रा परिवर्तित होती रहती, बदलती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है, यानी इसी के बीच रहती है। 0 से 4% के बीच जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में रहती है, इसी के बीच। यानी कभी 3% हो जाएगा तो कभी 3.5%, कभी 2%, कभी 4% हो जाएगा, यानी 4 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगा। तो इसी के बीच वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा रहती है। तो ये लगभग 16 मिनट की वीडियो हो गई है, उससे ज़्यादा हो गई। तो हम लोग आगे बात करेंगे कुछ प्रमुख गैसों के बारे में, जैसे नाइट्रोजन, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन, ऐसे करके एक एक गैस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए।